प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार दो। मित्रों नमस्कार, मैं क्रांति पांडे आप सभी के मध्य पुनः उपस्थित हूँ आरंभ अनुष्ठान के इस नवीन एपिसोड में। जी हाँ, आज ये हमारा कार्यक्रम विशेष होने वाला है क्योंकि हमारे मध्य उपस्थित हैं एपीएस यूनिवर्सिटी के जाने माने कुलपति महोदय, जिनसे हम वार्ता करेंगे और जानेंगे साहित्यिक यात्रा के विषय में और उनकी कार्य सेवाओं के विषय में, उनकी अद्वितीय कर्मठता के विषय में। तो आइए आज मुलाकात करते हैं डॉक्टर राजकुमार आचार्य सर को मैं स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। नमस्कार सर, हमारे श्रोता आज जिज्ञासु हैं आपकी इस विशेष वार्ता को सुनने के लिए, और हमारे कुछ प्रश्न हैं जो आपसे अनुमति चाहती हूँ करने के लिए। बिल्कुल। सर, पहला प्रश्न तो ये है कि अनायास ही जब आपकी चर्चा होती है, आपके विषय में जब बात आती है, तो एक जिज्ञासा होती है कि आपका जो जन्म स्थान है वो कहाँ का है? मैं मूलतः नरसिंहपुर जिले के नजदीक करेली आता है, बरमान जो मां नर्मदा का स्थान है उससे 15 किलोमीटर दूर तहसील केंद्र है जी। करेली गुड़ के लिए प्रसिद्ध है जी। वहाँ मेरा जन्म स्थान है और मेरा अध्ययन भी प्राथमिक और स्कूली शिक्षा करेली से ही संपन्न हुई है जी। साथ ही ग्रेजुएशन सागर विश्वविद्यालय से जी। और पोस्ट ग्रेजुएशन इंदौर विश्वविद्यालय से मेरा हुआ है जी। पीएचडी सागर विश्वविद्यालय से मेरी हुई है। क्या बात है। और सागर विश्वविद्यालय में पहले शैक्षणिक सेवाएं रही हैं जी। और उसके बाद जबलपुर विश्वविद्यालय में नरसिंहपुर जिले के कॉलेजों का अधिग्रहण हुआ, सीमांकन 2005 में हुआ था जी। उसके बाद ये हमारा जिला पूरा जबलपुर विश्वविद्यालय से जुड़ गया था जी। मैं फिर जबलपुर विश्वविद्यालय से अटैच हुआ। क्या बात है। सर, सेवाएं कहाँ कहाँ रही आपकी? मेरी सेवाएं करेली कॉलेज में ही रही हैं जी। मैं पहले वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित हुआ जी। फिर बाद में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में रहा, फिर प्राध्यापक के रूप में वही चयन हुआ। जी। जबलपुर विश्वविद्यालय में मैं अध्ययन मंडल का चेयरमैन भी रहा और बाद में कार्य परिषद का सदस्य भी बना और वाणिज्य विषय का चूंकि मैं विद्यार्थी हूँ तो वाणिज्य से संबंधित विभिन्न संगठनों में और व्यवस्थाओं में मेरा जुड़ाव रहा। क्या बात है, काफी अच्छी यात्रा रही सर। जी। सर, एक प्रश्न अनायास से आता है कि आप जैसे ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो कोई एक रोचक कहानी जो आपके मन में हो, दिमाग में हो, और विद्यार्थी जीवन के संघर्ष को लेकर, वो जानना चाहेंगे। विद्यार्थी जीवन के संघर्ष की बात करूं तो आज जैसा विद्यार्थी जीवन में संघर्ष है जी। हम जब विद्यार्थी थे उस समय वास्तव में विद्यार्थियों के लिए संघर्ष तो था, लेकिन संघर्ष की अनुभूति ऐसी नहीं थी जो आज हो गई। आज की जो युवा पीढ़ी है ये टेंशन में, चिंताओं में जीवन जी रही है और भविष्य को लेके बहुत ज्यादा चिंतित है। मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने कभी अपने भविष्य की चिंता की हो। सम्मिलित परिवार में रहना हुआ था। मेरे पिताजी 3 भाई हुआ करते थे, हम सब भाइयों की गिनती करते हैं तो 14 संख्या भाइयों की थी हमारी तो, और 9 बहनें, तो ये सब मिलके एक सम्मिलित परिवार में रहते थे। बचपन की लड़ाई झगड़े से लेके पढ़ाई तक एक दूसरे को सपोर्ट करने का काम सम्मिलित परिवार में होता था। कोई ट्यूशन कल्चर, कोई कोचिंग क्लासेस, कोई सिलेबस की बड़ी तैयारी, ये कोई विषय नहीं रहते थे। हाँ, सम्मिलित परिवार में जब कोई दूसरा सदस्य पढ़ाई में आगे बढ़ता था तब परिवार की डांट जरूर पड़ती थी कि कैसे तुम पीछे हो। वो देखो हमारे एक बड़े भाई साहब है केदार जी, वो पढ़ने में तेज थे तो उनको लेके हम लोगों को डांट डपट पड़ती थी। यह केवल मूल संघर्ष का कारण था। स्कूली शिक्षा में कभी इसकी अनुभूति नहीं हुई। हाँ, कॉलेजिएट शिक्षा में आने के बाद जब समझदारी थोड़ी बढ़ी तब क्लास कल्चर में भी जो साथी पढ़ते थे वो हमारे कॉम्पिटिटर हुआ करते थे, लेकिन उस कंपटीशन में कोई वैमनस्यता या कोई उनसे दूरियां नहीं थी। आत्मीयतापूर्ण और उनके साथ संघर्ष रहा है और पढ़ने के लिए हम लोगों को कभी कोई ऐसी कठिनाइयां नहीं आई
जो आज दिखाई देती है, तो कहीं पुस्तकों की अवेलेबिलिटी नहीं है, कहीं नेट कल्चर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप पर और उस पर मिलने वाली सुविधाओं की कठिनाइयां रही हैं। लाइब्रेरी में जाते थे, वहां पढ़ लिया करते थे, और फर्स्ट डिवीजन आ जाना हमारे समय के विद्यार्थियों के लिए सौभाग्य की बात होती थी और गौरव माना जाता था। क्या बात है। अब मुझे नहीं आता आज समझ में कि हम जो महानगर हैं, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, अहमदाबाद है, बेंगलोर है, इनमें कट ऑफ एडमिशन का 98% जाता है लास्ट तक। ये सब माने वर्तमान जो तामझाम है, जी सर, मुझे लगता है इनका कोई बहुत औचित्य नहीं है। कोई औचित्य नहीं। इन विद्यार्थियों ने जिनने 98% 12th में पाए हैं या ग्रेजुएशन में पाए हैं, वह एडमिशन ले रहे हैं, क्या ये 100% प्लेसमेंट में जाते हैं क्या? क्या ये समाज जीवन में, राष्ट्र जीवन में आज इनकी उपयोगिता है क्या? आज ये शोध का विषय है। तो संघर्ष की आज जो कहानी है, मेरे व्यक्तिगत जीवन में ऐसी संघर्ष की कोई कहानी मुझे स्मरण नहीं है। सर, एक चीज आपकी बातों से ही आता है दिमाग में, वर्तमान समय में एक और विसंगति है सर। जैसे आप साहित्य से जुड़े हैं, तो बात ये आती है कि संयुक्त परिवार जो हैं, उनकी एक अहम भूमिका होती है मेरे दृष्टिकोण में। वो एक अपने आप में ही शिक्षा होती है। इससे भी आने वाली पीढ़ी जो है या वर्तमान पीढ़ी है, वो दूर हो रही है। सर, इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो भारत के साथ दुर्भाग्य है कि आज हम सिंगल परिवार व्यवस्था में, हम दो हमारे दो में आ गए हैं। बिल्कुल। वैश्विक स्तर पर मेडिकल साइंस के जो वर्तमान रिसर्च हैं, वो कहते हैं मानव मस्तिष्क की सबसे अच्छी विकसित परिस्थितियां केवल संयुक्त परिवार में होती है, जो भारत में दिखाई देता है। तो जो संयुक्त परिवार में रहने वाला बच्चा वयस्क होता है, उसके जीवन में ना कोई टेंशन होता है, उसके जीवन में ना कोई नैरेटिव ऐसे डेवलप होते हैं, और ना वो फ्रस्ट्रेशन में रहता था। आज सिंगल परिवार में रहने के कारण हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयां हैं। मैं ये मानता हूं कि भारत संयुक्त परिवारों की परंपरा की सामाजिक संरचना का देश रहा है, उसके कारण राष्ट्र को गौरव मिलता रहा है। ये जो बदलाव है, यूरोपियन नेशन से हमने जिस एडाप्टेशन को लिया है, या चीन जैसे देशों की बढ़ती आबादी में हम दो हमारे एक की विचार चिंतन में आए हैं, इससे मानव मस्तिष्क का विकास ठीक ढंग से नहीं होता है, और ना जीवन मूल्यों का स्थायित्व प्रदान होता है। ये नुकसान है, ऐसा मेरा मानना है। ये तो यथार्थ है सर। एक छोटे से कमरे में जीवन यापन करना और वही संकुचित मानसिकता, उसी से फ्रस्ट्रेशन का जन्म हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। ये भी एक शोध का विषय है। एक प्रश्न और है, आपका साहित्य में पदार्पण कैसे होता है? साहित्य में पदार्पण तो हम ये मानते हैं कि हम लोग जब 8वीं 9वीं में थे, तो हमारे हिंदी के अध्यापक थे एक नेमा जी, और हिंदी पढ़ाने के साथ साथ वो ये कहा करते थे कि तुम लोग कोई पाठ्यक्रम के अलावा क्या पढ़ते हो? तो हम लोगों को उसमें समझ में नहीं आता था कि वो क्या कह रहे हैं। जब 9वीं 10वीं में आए, तब ध्यान में आया कि पाठ्यक्रम के अलावा पढ़ने से आशा है कि स्कूल की किताबों के अलावा भी कुछ पढ़ना चाहिए। तो सरिता है, कादम्बनी है, धर्मयोग है, ये पत्रिकाएं उस समय आती थी। चाचा चौधरी जैसी पत्रिकाएं भी विद्यार्थियों के लिए रुचिकर लगती थी। उस तरफ पढ़ने का रुझान गया। फिर हमारे गणित के अध्यापक थे, उन्होंने कहा कि तुम लोगों की जिस भी क्षेत्र में रुचि है, उस पुस्तक को पढ़ने की आदत डालो। तो उस समय जो नावल आते थे, उन नावल को पढ़ने की तरफ रुझान गया, और 12वीं के बाद जब कॉलेज में आए, तो लाइब्रेरी से प्रेमचंद जी और दिनकर जी और निराला जी जैसे लोगों का साहित्य भी पढ़ने को मिला। यद्यपि मैं वाणिज्य का विद्यार्थी हूँ, लेकिन उनके साहित्य को, पुस्तकों को पढ़ने से भारतीय समाज रचना का एक अच्छा अध्ययन हुआ, और साहित्य के प्रति वहां से रुचि जागी। फिर जब पीजी करने इंदौर गए, तो खाली समय में लाइब्रेरी में जब बैठते थे, वहां बहुतायत में इस प्रकार का साहित्य पढ़ने को मिला। तो उसके अध्ययन के कारण साहित्य के प्रति रुचि आई। बाद में कुछ हमारे मित्र भी साहित्य जगत से जुड़े, तो उन सब की कार्य पद्धति देख के भी साहित्य के प्रति रुचि बनी। सर्वाधिक कौन सी ऐसी विधा है साहित्य की जिस पे आपको अभिरुचि है सबसे अधिक? साहित्य की विधा में कहानी लेखन और मेरे रुचि का विषय रहा है, और कहानी लेखन में भी मौलिक
वार्ता या मौलिक कथन या मौलिक लेखन मेरी रुचि का विषय रहा है। फंतासी और काल्पनिक कहानियों में बहुत रुझान नहीं रहा। व्यक्तिगत जीवन से लेके, सामाजिक जीवन से लेके और नैतिक और चारित्रिक और संस्थागत स्वरूप में कैसे मनुष्य जीवन को जीवन मूल्यों से जोड़ा रखा जाए, ये इस प्रकार की कहानियों में मेरी रुचि रही है। कुछ कहानियां अगर संदर्भित हो जाए हमारे समक्ष। संदर्भित कहानियां तो कुछ है जी। जैसे बहुत सी कहानियां हम पढ़ते हैं जी। लेकिन मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने अपनी माँ की स्मृति में एक बरसी थी माँ की, पिछले 3 फरवरी को, तो जनवरी में उनके जीवन को लिखा। उनके जीवन को लिखते समय मेरी माँ को प्रोजेक्ट करना नहीं था, माँ कैसी होती है ये प्रोजेक्ट करना था। सभी की माँ, सभी की माँ जी। माँ जो शब्द है वो अपने आप में परमात्मा स्वरूप है। निश्चित रूप से हम कहते हैं ना कि पृथ्वी पर यदि कोई प्राणी ईश्वर रूप में देखना है तो वो माँ को देखा जा सकता है। तो ऐसे माँ को देखा। मेरी माँ का जीवन जितना प्रेरणादायी था मेरे लिए, मैं आज मानता हूं कि यदि मैं जिस कुलगुरु के पद पर यहाँ बैठा हूँ उसमें जिन संस्कारों की, जिस क्षमताओं की, जिन योग्यताओं की आवश्यकता है वो क्रमशः मेरी माँ के कारण मुझे मिला है। माँ ने मेरे जीवन में परिवर्तन लाए हैं, छोटी छोटी बातों के लिए और संस्कार देने का काम माँ ने किया है। माँ वो तत्व होती है जो व्यक्ति के जीवन को भारतीय जीवन मूल्यों से, भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने का अपने आप प्रयास करती है। कोई डिग्री उसमें आवश्यक नहीं होती है, उम्र और अनुभव उसमें बड़ा मायना रखता है। माँ ने हम लोगों को घर में जब त्योहार आते थे, एकादशी आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है, रामनवमी आ रही है, दीपावली आ रही है, तो इन त्योहारों पर घर में उपवास रखने की परंपरा सिखाई। उस परंपरा में घर में वो चाहे कोई 2 साल का सदस्य रहा हो, चाहे हम वरिष्ठ सदस्य भी हमारे माता पिता रहे हो, बड़े पिताजी माताजी रहे हो, सबको उपवास करना होता था। उस दिन घर में अन्न का भोजन न बन के उपवास का भोजन बनता था। तो ये जो संस्कार हैं ये मनुष्य जीवन को प्रभावित करते हैं। निश्चित रूप से हमारे एक शिक्षक हुआ करते थे, वो हम लोगों को जब परीक्षा आती थी उनका कोई स्वार्थ नहीं होता था, लेकिन वो पूछते थे कब पढ़ने बैठते हो। तो मान लीजिए हम लोग बताते थे, मेरा अपना बताना रहता था कि सर 7 से 9 पढ़ते हैं। परीक्षा के समय वो 3 से 4 बार 7 से 9 घर आ जाते थे देखने और देखते थे कि पढ़ने बैठे हो कि नहीं बैठे हो। निश्चित रूप से। तो ये वो कहानियां हैं जो व्यक्ति को जीवन में उत्कर्ष की ओर ले जाती है और मर्यादा में बंधे रहने के लिए, बाड़ी के सत्य में जीने के लिए आदर्श प्रस्तुत करती थी। तो हमारे गुरुओं ने किया, और मैं जिस संगठन को बिलोंग करता हूं उस संगठन के संस्कारों ने जीवन में समय पालन और प्रबंध और विज्ञान को जीवित किया, जिसके कारण आज संस्कारों का समुच्चय मुझे अपने आप पर इस बात का गौरव होता है कि हम समाज रचना के लिए एक श्रेष्ठ नागरिक इस नाते अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। सर अब तक कितनी रचनाएं हो गई होंगी? मैंने रेफरेंस बुक लिखी है, उनमें आलेखों को सम्मिलित किया है। ऐसे 8-9 किताबें उसमें आई हैं। पाठ्यक्रम की भी मेरी 8-9 किताबें अन्य राइटरों के साथ जुड़कर आई हैं। और व्यक्तिगत जीवन में व्यक्तित्व विकास करके एक पुस्तक मैंने लिखी है। 2019 में मैंने मानसरोवर यात्रा की थी। मैं शिव भक्त हूँ, तो 12 ज्योतिर्लिंग, अमरनाथ जी वगैरह सब यात्रा हो गई थी। मुझे लगता था कि मैं कहीं एक यात्रा भारत की और शेष है, मानसरोवर यात्रा, शायद उसको कर लूं तो शिवत्व की पूर्णता के स्थलों के नजदीक जाने का सौभाग्यशाली होने का गौरव मुझे मिलेगा, और भोलेनाथ ने मुझे प्रदान किया। तो मेरी मानसरोवर कैलाश यात्रा ऐसी एक पुस्तक मैंने यात्रा वृत्तांत को लेके लिखी है। माँ को लेके मैंने तेजस्विनी माँ एक किताब लिखी है। और जो विविध साहित्यिक गतिविधियां होती हैं कहीं, चाहे वो कवि सम्मेलन हो, चाहे वो साहित्यिक गोष्ठियां हो, उन सब से मैं हमेशा जुड़ा रहता हूं और उन गतिविधियों में सहभागी होकर और इस प्रकार के कार्यों में लगे हुए कवियों को और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने का कार्य में सप्रयास करता हूं। क्या बात है।
सर प्रबंधन के साथ में ही साहित्यिक सेवा कैसे संभव हो पाती है सर? प्रबंधन के साथ साहित्य सेवा करने के लिए व्यक्ति को टाइम मैनेजमेंट में आना आवश्यक है। निश्चित रूप से। समय पालन में यदि हम आ जाएंगे तो व्यक्तिगत जीवन के दैनंदिन कार्यों के किसी भी कार्य को करने के लिए हम सक्षम हो सकते हैं। निश्चित रूप से। आवश्यकता इस बात की है कि कार्य करते समय हम अपने कर्तव्यों की पूर्ति में कहीं अक्षम ना हो, कहीं लेट लतीफ ना हो। जैसे उदाहरण के लिए विश्वविद्यालय के कार्यों की पद्धति बहुत विचित्र होती है। फाइलों को निपटाने की परंपरा में रीवा विश्वविद्यालय का ही उदाहरण दे तो पूर्व के कुलपति फाइलों को पूर्ण करने के लिए बंगले पर ले जाते थे, तब जाके उन फाइलों की प्रतिपूर्ति हो पाती थी। लेकिन मैंने एक समय सीमा सुनिश्चित की कि प्रातः ऑफिस में 11 बजे से फाइलों का काम शुरू हो के बीच की अन्य गतिविधियां, मीटिंग, इन सब के चलते हुए भी शाम को 6 और 7 भी बज जाएंगे। उस दिन की फाइल उसी दिन कंप्लीट करना है और पिछले 3.5 साल से अनवरत में कर रहा हूं। ईश्वर कृपा से कभी कोई फाइल घर जाने का अवसर नहीं आया। तो ये बताने का आशय ये है, जब इसको यहाँ संपन्न कर लेते हैं और इस गेट से बाहर जाते हैं तो विश्वविद्यालय के कर्तव्य निर्वहन की कोई चिंता मेरे दिमाग में शेष नहीं रहती है। फिर मस्तिष्क फ्री रहता है। सामाजिक गतिविधियों में जहां जैसा समय निकालना है निकाल कर उन गतिविधियों के लिए जुड़ता हूं। और लेखन का और अध्ययन का जो कार्य है वो रात्रिकालीन भोजन के बाद 1-8 घंटे और प्रातःकालीन 1-8 घंटे के कालखंड में करता हूं, तो मुझे अच्छा लगता है। जी सर, और होना भी चाहिए सर। प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों बिल्कुल अलग होना चाहिए, लेकिन उनका तालमेल ठीक ढंग से होना चाहिए, ये आवश्यक है। सर्वाधिक तो यही है। समय का ध्यान रखने से जैसे हम और आप इंटरव्यू समय में बैठ गए, अब तय है कि इसके बाद हमारा अमुक कार्यक्रम या मीटिंग का समय इतने बजे से है, कोई व्यवधान नहीं होता है। लेकिन समय पालन नहीं किया और समय थोड़ा जाया कर दिया तो दैनंदिन कार्यों में कहीं ना कहीं व्यवधान आता है। आज हम जितने भी वर्ल्ड कैडर में या इंडिया कैडर में अपग्रेड लोगों को देखेंगे, वो चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर के हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे शिक्षा शास्त्री हो, चाहे साहित्यकार हो, वो अपने विजन में इसलिए सफल रहे हैं कि उन्होंने समय का पालन किया है। तो इसी रचना से जितना बनता है, साहित्य के प्रति रुझान जितना बना हुआ है, उसकी प्रतिपूर्ति अपने स्तर से मैं करता रहता हूँ। सर, विश्वविद्यालय के जितने नवोदित रचनाकार हैं या जो जुड़ना चाहते हैं, उनको लेकर आपका क्या विचार है कि उनको कैसे प्रोत्साहन दिया जा सकता है? विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हमारे अतिथि विद्वान हैं, हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, हमारे स्थायी प्राध्यापक अध्यापक हैं, जी सर, इन सबको मैं बार बार प्रेरित करता हूं कि साहित्यिक गतिविधियों में रुझान लें और अपने लेखन को अवसर प्रदान करें। विश्वविद्यालय की पत्रिकाएं भी छपती हैं 2, उनमें भी उनको स्थान दिए जाने के बारे में सोचा जा सकता है। और साथ में मैं ये हमेशा कहता हूं कि हम रीवा जो है ये बघेल खंड के नाम से जाना जाता है, बघेली के लिए प्रसिद्ध है। तो बघेली का साहित्य यहाँ विकसित हो और बघेल खंड की पहचान शिक्षा जगत में बनी रहे, इसके लिए मैं हमेशा प्रयास करता रहता हूँ। और भाषा विज्ञान के जो विषय हैं, शिक्षा विज्ञान और भाषा विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और अन्य, इनको प्रोत्साहित करता हूँ कि उसमें वो अपने तरीके से इसको प्रोत्साहन प्रदान करें। सर, इसको लेकर कुछ योजनाएं हैं आपके दिमाग में? बहुत, जब से मैं यहाँ आया था एक शोध पीठ यहाँ शासकीय स्तर पर निर्माण हो, ये मेरी परिकल्पना थी। जी सर। कुछ प्रयासों से और कुछ संयोग से जी। मार्तंड सिंह जी का नाम आप जानते होंगे, राज परिवार से रहा है। जी सर। राजा मार्तंड सिंह और बघेली लोकपीठ शोध पीठ का यहाँ संस्कृति मंत्रालय से और स्वीकृति हमें प्राप्त हुई है। आने वाले समय में विश्वविद्यालय में और बघेली शोधपीठ की स्थापना होगी और शोधपीठ की स्थापना के लिए शासकीय अनुदान और सहयोग यदि विश्वविद्यालय को मिलेगा तो आने वाले समय में बघेल भाषा पर एक अच्छा कार्य विश्वविद्यालय का खड़ा होगा और शोध के लिए भी वो एक माध्यम बनेगा, ऐसा मेरा सोचना है। प्रयास भी अनवरत चल रहे हैं आप? हाँ, निश्चित चल रहे हैं, अनवरत चल रहे हैं। सर, लोक साहित्य की जैसे बात आती है
आपने बात की बघेल खंड के नाम से बघेली प्रसिद्ध होनी चाहिए और उस पर कार्य होना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुआ संभवतः। जी। तो सर, इसको लेकर हमारे नवयुवकों को कैसे समझाया जाए, ये इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा सोचना ये है कि भाषा जो है जी सर, वो मदर टंग का विषय है, निश्चित रूप। मातृभाषा के स्वरूप में चलना चाहिए। सर, एक अंग्रेजी का फैशन चल चुका है। हाँ। घर में बघेली नहीं बोलना है, उसको ये मानते हैं कि ये बहुत निम्न कैडर है। तो सर, ये मानसिकता जो है, इसे कैसे दूर करें? उसको दूर करने के लिए हमारी जो वरिष्ठ पीढ़ी है समाज की, जी सर, उसको अपने बच्चों को, अधीनस्थों को और समाज के बीच बघेल भाषा के विकास के लिए प्रयास करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी धार्मिक आयोजनों में एकत्रित आते हैं, जब हम किसी सांस्कृतिक आयोजन में एकत्रित आते हैं, तब हमको देवनागरी या खड़ी भाषा में बात न करके, यदि वहाँ कोई अन्य क्षेत्र का ऐसा बड़ा व्यक्तित्व या बड़ा समूह जो बघेली से भाषा का नहीं है, सारे के सारे बघेल खंड के हैं, तो बघेली भाषा का हम सामान्य प्रयोग हमको करना चाहिए। सर, मुझे तो ये लगता है कि जिन्हें रामायण समझ में आती है, उन्हें बघेली समझने में इतनी समस्या नहीं हो सकती। निश्चित बात है। और रामायण हर घर में है, रामचरितमानस हर घर में है, तो ये तो एक निश्चित बघेली भाषा को ध्यान से सुनने का अभ्यास व्यक्ति करने लगे, बोलना भले ही ना आए, समझना उसको आ जाता है। निश्चित रूप से। मेरा अपना अनुभव है, मैं बघेली पहले बिल्कुल नहीं समझता था, लेकिन जब यहाँ आया तो 3.5 साल हो रहे हैं, तो यहाँ आके अब कोई बघेली बोलता है तो 80-90% में उसकी बघेली समझ जाता हूँ क्या बोल रहा है वो। तो ये तभी संभव है जब आप उस भाषा के लहजे को और उसकी व्याकरण है उसको पकड़कर और लय को ठीक ढंग से समझने का अभ्यास कर लेंगे तो समझ सकते हैं। बघेली कठिन भाषा नहीं है, अवधि से लगी हुई भाषा बघेली है और बहुत प्यारी भाषा है और उस पर हमको गौरव होना चाहिए। स्थानीय व्यक्ति को इस बात का गौरव होना चाहिए कि वो बघेली का जानकार है। बघेली से दूर हटके खड़ी भाषा बोलना गौरव का विषय नहीं है। खड़ी भाषा बोलने के लिए तो देश भर में लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन बघेली बोलने वाले करोड़ों लोग नहीं है। जो है तो हम हैं। ये गौरव हमको जब रहेगा तो हमको घर परिवार में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, घर में धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, तब पूरी प्रक्रिया हमको बघेली भाषा में संपन्न करना चाहिए। तो बच्चों को उससे संस्कार मिलेंगे, बातचीत में उनसे हमारी आत्मीय जो बातचीत होती है उसमें भाषा का प्रयोग बघेली होना चाहिए, तो फिर उनके ध्यान में आएगा। जी सर, निश्चित। और सामाजिक स्तर पर विविध प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, उसमें बघेली भाषा को लेके और स्कूलों में, कॉलेजों में और सामाजिक स्तर पर प्रतिस्पर्धाएं बघेली भाषा को लेके होनी चाहिए। जैसे अपने यहाँ ये सौंधी माटी संस्थान वगैरह कुछ काम कर रहे हैं, ये बघेली भाषा को जीवित रखने के लिए काम कर रहे हैं। तो कवियों के बीच आपस का वैमनस्य न होकर आपस का सहयोग डेवलप होना चाहिए, तो फिर बघेली का विकास ज्यादा तेज होगा। जो जैसा कर रहा है वो उसके भाग्य से और पुरुषार्थ से और ज्ञान से कर रहा है। ये भाव हमारा होगा तो किसी के प्रति हमारे मन में ज्येष्ठता, श्रेष्ठता और निकृष्टता का भाव नहीं आएगा। निश्चित रूप से सर, ये गुटबाजी और एक दूसरे के मानसिक खिंचाव, तनाव के कारण तमाम चीजें नुकसान होता है, विकास में बाधाएं हैं। इनसे दूर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर से दूर जाने की बात होना चाहिए, तो विकास का क्रम ठीक होगा। सर, वर्तमान पीढ़ी में क्या भविष्य देखते हैं साहित्य का? वर्तमान पीढ़ी में साहित्य का भविष्य तो उज्जवल है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम ट्रेडिशनल जो साहित्य को लेके चल रहे थे उससे आज बदलाव आया है। निश्चित रूप से। अभी एक नई राइटर जिनको अपने एक लेखन पर और बुके पुरस्कार मिला है, वो भाषा हम पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है कि कहीं ना कहीं, जबकि उन्होंने लिखी अपनी भाषा में है, उसको अंग्रेजी ट्रांसलेशन किसी और ने किया है, गीता से। हाँ, तब उनको समझ में आई है ये बात। तो ये जो बात है, हमारी नई पीढ़ी को आज आप पुस्तक देंगे वो नहीं पढ़ेगी, लेकिन उसी कहानी को आप नेट पर डाल देंगे तो ऑनलाइन लैपटॉप पे और मोबाइल पे पढ़ने का उसका स्वभाव है। निश्चित। तो हमको बच्चों को यहाँ जोड़ना पड़ेगा कि जो आधुनिक संसाधन आ गए हैं उनमें हम उसको कैसे लाएं। बघेली गीत है उदाहरण के लिए, तो बघेली गीतों को गाने के साथ जो संगीत का तालमेल होना चाहिए
जो आज नए आधुनिक संगीत की परंपरा है, उससे इन गीतों की लय को बदलकर हम नई पीढ़ी को उससे जोड़ सकते हैं। साहित्य के प्रति उनके रुझान को बढ़ाने के लिए शिक्षा जगत में भी परिवर्तन आना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि NEP 2020 जो आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसमें ये प्रयोग अब शुरू हो रहे हैं। आने वाले 4 से 7-8 साल के अंदर इसके परिणाम हमको साहित्य जगत में भी दिखाई देंगे। और ये काफी अच्छी रणनीति तैयार है। निश्चित शिक्षा जगत के लिए नई शिक्षा नीति बहुत माने प्रगतिवादी है और आने वाले समय में और शिक्षा से विद्यार्थियों की सोच और समझ में भारतीय ज्ञान परंपरा से लेके और भारतीय साहित्य जगत के प्रति भी रुझान बढ़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर एक आध क्वेश्चन और है। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे आप सामाजिक संगठनों से 3-4 दशक से अधिक का समय दे चुके हैं सर, इसमें और ये जो विश्वविद्यालय के कार्य हैं, इन दोनों में आप क्या अंतर पाते हैं? बड़ा अंतर है जी। सामाजिक स्तर के कार्यों का स्वरूप जिस समाज रचना से आप जुड़े हैं वहां तक सीमित रहता है और उनमें कोई कार्यकुलम नहीं होता है। कंटेंट तो विद्यमान रहता है लेकिन कार्यकुलम नहीं होता है। तो समाज के जो कार्य है उनसे आप जुड़कर यदि पॉजिटिविटी के साथ समाज कार्यों में जुड़े हैं तो आपकी स्वीकारता भी रहती है और आप समाज को एक अच्छा मार्गदर्शन और अनुभव भी दे सकते हैं। बिल्कुल। विश्वविद्यालय कैडर में आने के बाद आपको नियमों में और परंपराओं में चलना पड़ता है। कॉलेज कोड से लेके और विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के फॉलोअप में रहना पड़ता है। क्रियान्वयन का जहां तक सवाल है तो छोटी इकाइयां नदियां हैं तो विश्वविद्यालय एक समुद्र है। तो समुद्र जैसी गहराई, समुद्र जैसी उथल पुथल, समुद्र जैसे लहरों का आना जाना इस कैडर में चलता रहता है। ये अंतर है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा लगा। तो मित्रों, आज हमारे मध्य उपस्थित थे आदरणीय डॉक्टर राजकुमार आचार्य सर, जिनसे एक अच्छी और सार्थक वार्ता हुई। चलिए एक नवीन रचनाकार के साथ पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेती हूँ। प्रणाम, नमस्ते, जय सिया राम, शुभ संध्या। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार दो।